एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसको देख लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं इसको ना। और आप लोगों फटाफट से रेडी हो जाइए बेटा, एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखेंगे। मैं भी मार्कर ले लूं बेटा एक बार जरा। तो हम बात कर रहे थे बेटा आर्गन प्लेन की ना। अब कार्टेशियन प्लेन सभी जानते हैं बेटा, बहुत अच्छे से जानते हैं कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं। चलो एक बार थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हैं ना। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ऐसा सा कुछ पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन में कि दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, और इसको हम एक्स डैश और वाई डैश कह सकते हैं ना, इस तरीके से। ओके, तो हम कोई भी कोऑर्डिनेट, क्या बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इस पे हम इजीली प्लॉट करते थे, है ना। और इसमें बताने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं ये बात कि हम इस पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है प्लॉट करते थे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बेटा आर्गन प्लेन की। आर्गन प्लेन का मतलब क्या होता है? आर्गन प्लेन का मतलब ये है, आप इक्विवेलेंट टू कार्टेशियन प्लेन ही कह सकते हैं आर्गन प्लेन को। बस फर्क क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास होता है तो किस फॉर्म में होता है बेटा? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई या फिर a प्लस आयोटा b। इज इट क्लियर? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास इस फॉर्म में होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्या देता है बेटा? ये हमें एक पॉइंट देता है, दैट इज कॉल्ड x, y। चेक कर लो। और इस पॉइंट को मैं जहां पे प्लॉट करता हूं, जहां पे मैं लोकेट करता हूं इस पॉइंट को, उस प्लेन को क्या कहते हैं बेटा? आर्गन प्लेन कहते हैं। उस प्लेन को क्या कहते हैं? आर्गन प्लेन कहते हैं। अब बात ये आती है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इट्स कॉल्ड अ रियल पार्ट, है ना। और इसको ध्यान से देखूं तो इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। आप लोगों को याद होगा। तो बेटा जाहिर सी बात है कि यहां पे एक नंबर इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर कार्टेशियन प्लेन पे तो प्लॉट नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए कहां पे प्लॉट करेंगे? हम उसको आर्गन प्लेन पे प्लॉट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी कि ये आर्गन प्लेन क्यों है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होने भी नहीं चाहिए। देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये क्या है बेटा? एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पे हम क्या प्लॉट कर रहे हैं? रियल पार्ट। क्या प्लॉट कर रहे हैं? रियल पार्ट। इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया, हमने नहीं मतलब जिसने भी दिया है, नाम दे दिया क्या? रियल एक्सिस। ओके, तो इसको हमने क्या बोल दिया? रियल एक्सिस बोल दिया। और इस वाले पे हम क्या प्लॉट कर रहे हैं बेटा? इमेजिनरी पार्ट। तो इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया इमेजिनरी एक्सिस। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी, है ना। ओके, अब देखिए, कोई भी आप क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हो। लेट्स सपोज कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप प्लॉट करते हो, लेट्स से यही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो मेरे को इसको प्लॉट करना है। तो मैं कैसे प्लॉट कराऊंगा बेटा? कि मैं ओरिजिन से भाई कितना चलूंगा? x डिस्टेंस चलूंगा, है ना, और फिर y डिस्टेंस इस तरीके से चलूंगा, तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड p x, y। भाई चेक कर लो, ऐसी ना लोकेट करेंगे, बिल्कुल ऐसी लोकेट करेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। उम्मीद करता हूं कि दिक्कत होने भी नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है ना। ओके, अब देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? वेयर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे को लोकेट करना हो इसके, किसको बेटा? इसके कॉन्जुगेट को, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा भाई? इसका कॉन्जुगेट जाहिर सी बात है z इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई होगा। तो इसका कॉन्जुगेट कुछ इस तरीके से प्लॉट नहीं होगा, नीचे की साइड पे, यानी कि समवेयर यहां पे क्या पॉइंट होगा? p x, माइनस वाई। चेक कर लो, यहां पे जो z होगा वो किस फॉर्म का होगा? x माइनस आयोटा वाई, इस शेप का नहीं होगा भाई। x पॉजिटिव y नेगेटिव होगा, नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ओके, अब अगर मैं ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करा देता हूं, तो आप ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ना बेटा, अच्छा इसको p की जगह क्यों नाम दे दें? क्योंकि p पॉइंट हमने ऑलरेडी दे रखा है ना। ओके, तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं बेटा, o से लेकर के p तक का या o से लेकर के q तक का, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन मॉड्यूलस की बात मैं अभी थोड़ी देर बाद करूंगा, जब मैं पोलर रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा, ठीक है। बट बिफोर दैट आप इस चीज को थोड़ा सा समझे कि आर्गन प्लेन बेसिकली क्या होता है, ठीक है। आर्गन प्लेन हमने समझ लिया, इस पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं यहां तक। और हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना भी सीख लिया।
और उसके कॉन्जुगेट को प्लॉट करना भी सीख लिया। और सिमिलरली हम इसी प्रकार बहुत सारे के कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लॉट कर सकते हैं। यहां तक हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या समस्या यहीं पे खत्म हो जाती है? नहीं, हमारे सामने कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि एक तो ये था जिसका हमने सीख लिया। एक क्या हो सकता है, z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई हो सकता है। तो बेटा इसका कैसे करेंगे भाई? जाहिर सी बात है, माइनस एक्स इस तरफ चलेंगे हम, चेक कर लो, और y हम इस तरफ, प्लस का y है तो इस तरफ चलेंगे भाई। यहाँ पे कहीं पे समवेयर यहाँ पे कहीं पे प्लॉट हो जाएगा, बिल्कुल जी। तो यहाँ पे पॉइंट कितना आएगा? इसका पॉइंट क्या आएगा? माइनस एक्स वाई, है ना? ओके, तो आपका ये प्लॉट हो गया। सिमिलरली अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस शेप का होता, z इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, तो जाहिर सी बात है यहां पे प्लॉट होता भाई, माइनस एक्स माइनस वाई यहीं पे ना प्लॉट होता, चेक कर लो, बिल्कुल जी यहीं पे प्लॉट होता। आपने एक बात नोटिस की, ये बेटा इसकी मिरर इमेज बन रही है। एक्स एक्स के साथ जो कॉन्जुगेट है वो मिरर इमेज बना रहा है। देख लो, ध्यान से देख लो, बहुत ध्यान से देख लो। अच्छा, यहां तक भी आपका कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, यहां तक आपको बहुत अच्छे क्लियर है। अब क्या यही हो सकते हैं? नहीं, और भी हो सकता है। और क्या हो सकता है उसको समझेंगे। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नहीं हो सकता z इक्वल टू माइनस एक्स ओनली, माइनस एक्स, यानी कि इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं है तो जीरो है भाई, चेक कर लो, इमेजिनरी पार्ट जीरो है। तो अगर माइनस एक्स या फिर प्लस एक्स कह लो इसको, या माइनस एक्स कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस एक्स होगा तो इस तरफ होगा, माइनस एक्स होगा तो इस तरफ होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्लॉट होगा भाई, यहीं पे प्लॉट होगा ये z। देखो, इसको मैं z1 कहता हूँ, इसको z2 कहता हूँ, ये z3, ये z4, है ना? तो ये z1 था, फिर z2 क्या था? माइनस एक्स वाला था, यानी कि ये वाला, ये z2 था, और ये z3 था। ओके, तो z4 ये वाला हो गया है। तो बेटा ये यहाँ पे प्लॉट हो गया z4, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो यार यहाँ पे मेरे को रियल पार्ट ही तो नजर आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट है नहीं। तो रियल पार्ट रियल एक्सिस पे तो प्लॉट होगा। सिमिलरली अगर इमेजिनरी पार्ट होता ओनली, जैसे कि z5 होता, क्या बेटा? ओनली आयोटा वाई मान लो, तो 0 प्लस आयोटा वाई लिखता मैं इसको, है ना? रियल पार्ट 0, तो बेटा वो समवेयर यहाँ पे कहीं पे प्लॉट होता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे प्लॉट होता z5। तो बेटा इमेजिनरी एक्सिस पे ही तो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करोगे ना। और आपको ये बात भी पता है बहुत अच्छे से कि इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक बार मैं एनसीईआरटी में देख लेता हूं कि इन्होंने कुछ और भी बता रखा है क्या। फिलहाल तो इतना ही बताया है, और एक छोटी सी चीज और बताइए, चलो मैं वो भी बता देता हूँ। ओके, अच्छा, ये आप डिस्टेंस देख रहे हो बेटा, ये वाला डिस्टेंस z1 और लेट्स सपोज z2 मान लेते हैं, या फिर ये वाला डिस्टेंस कह लो, है ना? तो इन दोनों के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको लेट्स सपोज डिस्टेंस निकालना है किन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में, ठीक है? तो अगर ये z1 है तो मैं इसको z2 कह देता हूँ 2 मिनट के लिए। तो बेटा ये डिस्टेंस क्या है? p q डिस्टेंस है, चेक कर लो। तो p q डिस्टेंस के लिए आप z1 माइनस z2 भी कर सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2। तो इस तरीके से ये p q डिस्टेंस आप निकाल पाएंगे। खैर ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, कोई खास बात नहीं थी, तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे हम। बाकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं फिलहाल ना। ओके, अब आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। ये हमारा आर्गन प्लेन है, ठीक है, और इस पे ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है px, y, मान लेते हैं ये पॉइंट है ना, px, y। अब ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं बेटा, यहां से लेकर के यहां तक का ओपी डिस्टेंस, क्या कहेंगे इसको? ओपी डिस्टेंस। तो ये ओपी डिस्टेंस क्या कहलाता है, इसके बारे में वैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं अगले टॉपिक में बता दूं। चलो थोड़ा सा मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। तो अगर मैं ध्यान दूं तो मैं क्या डिस्टेंस फॉर्मूले से ओपी का डिस्टेंस नहीं निकाल सकता? चेक करेंगे, बहुत ध्यान से चेक करेंगे भाई। अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू क्या है? x है, और x1 की वैल्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है? 0 0, तो x1 की वैल्यू 0 है, चेक कर लो, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू y और y1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर, चेक कर लो। तो इसको सॉल्व करके x माइनस 0 दैट इज x होता है, तो x का स्क्वायर, और y माइनस 0 दैट इज y होता है, तो y का स्क्वायर। और चेक कर लो ये क्या आ गया बेटा? यही तो मैंने आपको मॉड्यूलस का फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो यही तो मैंने आपको मॉड्यूलस का फॉर्मूला भी लिखवाया था। अच्छा, तो कहने का मतलब ये कि यहां से एक बात समझ में आ गई कि ओपी जो होता है वो क्या होता है? हमारा मॉड ऑफ z होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कहलाता है। बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। तो इसको हम मॉड z भी कहते हैं, है ना? ओके, अच्छा, मॉड z निकालने का सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला ही नहीं है। अगर आप चाहो तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हो। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अच्छा, अभी फिलहाल
जितना भी मैंने कराया उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप फटाफट से वीडियो पॉज करें, नोट कीजिए। अब इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो फटाफट से नोट। तो जो देखिए ध्यान, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम पोलर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। पोलर रिप्रेजेंटेशन बेसिकली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। चलो देखते हैं, है ना। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखो। ये कार्टेशियन प्लेन है बेटा, इसमें आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहा जाता है और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहा जाता है ना। ओके, अब मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, लेट्स से z, ठीक है, क्या है, x प्लस आयोटा y है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे px, y। चेक कर लो, बिल्कुल यही होंगे, है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ओके, तो मैंने इसको कैसे प्लॉट किया होगा भाई, मैंने इसको कैसे प्लॉट किया होगा, मैं यहां से कितना चलाऊंगा बेटा, x चलाऊंगा, है ना भाई, जाहिर सी बात है, मैं यहां से x चलाऊंगा और फिर मैं यहां से इस तरीके से y चलाऊंगा, तब ये प्लॉट हुआ होगा, है ना भाई। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। उम्मीद करता हूं कि बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, है ना। तो ऐसे ही प्लॉट किया होगा जी, बिल्कुल। किसी भी पॉइंट को हम ऐसे ही प्लॉट करते हुए आए हैं और ऐसे ही प्लॉट करते हुए हमने सीखा है, मतलब इसके अलावा मैंने कोई तरीका नहीं सीखा है ना। तो अब क्या कोई और भी तरीका है इसके रिप्रेजेंटेशन का, हम वो सीखने वाले हैं। तो क्या कोई और भी तरीका है सर इसके रिप्रेजेंटेशन का, इसको हम किसी और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? अब मेरा जवाब यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं सर, बताइए, थोड़ा सा बताइए। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा देखो, मैंने आपको अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री खत्म करी है, तो उम्मीद करता हूं कि ट्रिगो आपको आती होगी, थोड़ी बहुत तो आती होगी, मैंने इतनी आपके लिए मेहनत करी थी तो थोड़ा बहुत तो आपको याद ही होगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा फील करते हैं। देखो आप 2 मिनट के लिए मैं इसको ना अलग से बनाता हूँ, अलग से। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे बनाया, आपको याद होगा कि हमने एक यूनिट रेडियस का सर्कल पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, सभी को याद होगा, बहुत अच्छे से याद है ना। ओके, तो बेटा ये जो यूनिट रेडियस का सर्कल हमने बनाया था और इस पे हम कोई भी पॉइंट लेते थे, तो आपको बताया था कि ये पॉइंट किस फॉर्म का होता है बेटा, cos थीटा कॉमा साइन थीटा की फॉर्म का होता है, याद होगा, बहुत अच्छे से याद होगा, है ना। ओके, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट होता तो cos थीटा कॉमा साइन थीटा की फॉर्म का होता, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ये जो मैंने पॉइंट लिया था तो इसमें इसकी रेडियस क्या थी बेटा, 1 थी। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो पॉइंट होते थे ये क्या होते थे बेटा, रेडियस इंटू cos थीटा और रेडियस इंटू साइन थीटा, यानी कि रेडियस अगर 1 है तो 1 cos थीटा और 1 साइन थीटा। भाई आप लोगों को ये अच्छे से याद होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है जी, बिल्कुल सर, इसमें कोई दोहराई नहीं है, हमें अच्छे से याद है। चलो थोड़ा सा एक काम करते हैं, 2 मिनट के लिए इसको भी इग्नोर कर दो, 2 मिनट के लिए, अभी इस पे आऊंगा मैं आपसे ये बात कह रहा था कि क्या इस पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करने का, लोकेट करने का कोई और भी तरीका है? तो इसका जवाब था यस सर, तरीका तो है। क्या तरीका है बताओ, मैं आपको बताता हूं यार। एक बात आओ, अगर मेरे को ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ये वाली लाइन ओपी लाइन है भैया, अगर ये ओरिजिन है तो इस लाइन को मैं ओपी कह सकता हूं जी, बिल्कुल कह सकते हैं। ये जो ओपी लाइन आप देख रहे हैं, अगर मेरे को इसकी लेंथ मिल जाए, लंबाई, और ये वाला एंगल मिल जाए, ये वाला एंगल मिल जाए, यानी कि दैट मींस थीटा, है ना, थीटा मिल जाए मेरे को, अगर थीटा मिल जाए और ये वाली क्या कहते हैं ओपी लेंथ की लंबाई मिल जाए, तो मेरा काम बन जाएगा, तो मैं इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा। भाई देखो, मैं ऐसे ना जाके मैं डायरेक्ट ऐसे पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंच जाऊंगा, यस और नो, यस। तो अगर मेरे को लेट्स सपोज यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है, तो क्या मैं एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता हूं। तो मैंने 45 डिग्री का एंगल बनाया। अब मान लो कि ये जो लेंथ है ये 2 यूनिट है, 2 मिनट के लिए सपोज टू बी ये 2 यूनिट है, तो क्या मैं यहां से 2 यूनिट की लेंथ नहीं ले सकता? तो उस पॉइंट पे मैं पहुंच जाऊंगा। मानते हो ये बात? बिल्कुल सर, बात तो समझ में आ रही है आपकी कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बशर्ते हमें यहाँ पे 2 चीजें चाहिए होगी, एक तो ये जो थीटा हमें नजर आ रहा है और एक ओपी की लेंथ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ओपी की लेंथ को आपको बताया था, क्या कहते हैं बेटा, ओपी की लेंथ को हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, आपको ध्यान होगा बहुत अच्छे से। तो हम इसको क्या कहते हैं, ओपी लेंथ को हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली आर से, है ना। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो मतलब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि सर हम यहां तक पहुंच सकते हैं अगर हमें 2 चीजें मिल जाए, तो आर और थीटा, अंडरस्टूड है। अब एक बात हो, अब इस पे आते हैं। भाई आपको पता है कि कोई भी पॉइंट किस फॉर्म का होता है, आर कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे रेडियस आर ही तो है ना, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा की फॉर्म का होता है जी सर, बिल्कुल होता है। तो बेटा आप इसको भी तो फील करो, ये भी तो एक सर्कल है भाई, यहाँ पे शो ही तो नहीं कर रखा, ये है तो एक सर्कल जिसकी रेडियस ये वाली है। तो बेटा इस सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो इसी फॉर्म का होगा, और अगर यहाँ की इसकी लेंथ आर है
तो मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता कि भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आर कॉस थीटा होंगे, कॉमा आर साइन थीटा होंगे। चेक कर लो सर, क्या तो आप बात सही रहे हो, होना तो यही चाहिए, होना चाहिए ना। तो बेटा ये जो आप एक्स डिस्टेंस देख रहे हो, दिस विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा कह दो सर, और ये जो आप वाई डिस्टेंस देख रहे हो, दिस विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा कह दो सर। कह दीजिए, आज तो कह दीजिए, आज होगा तो देखा जाएगा, कह दीजिए। चलो कह दिया, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। अब आपने ये सीख लिया कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आपके पास थीटा हो और ये वाले लेंथ हो। ये वाली लेंथ बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, अब थीटा के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सर ये थीटा कैसे बनेगा? ये थीटा बेटा हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बनता है। कैसे बनता है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसे बनेगा? एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन बनेगा। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना। ओके, तो अब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट इजीली कर सकते हो। ओके, अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि पोलर फॉर्म की हम बात कर रहे थे। चलो थोड़ा सा फील करते हैं, भाई z इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट कर दूं आर कॉस थीटा। अब तो आपको समझ में आ गई है सर, कर दीजिए प्लस आयोटा y की वैल्यू आर साइन थीटा। ओके, आर कॉमन ले लूं, ओके, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओ ओ ओ, यही तो बेटा आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पोलर फॉर्म कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इट इज कॉल्ड अ पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बात अच्छे से हजम हो गई होगी। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है? ओके, अब थोड़ा सा हल्का सा इसको रख कर दूं। ये तो आपको ऐसे समझाने के लिए मैंने बता दिया था, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में भी आ गई होगी, है ना। इसको रफ कर देते हैं। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं। अब मेरे को एक बात समझ में आ गई कि सर दिस विल बी इक्वल टू दिस होता है। ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इट इज क्लियर? ओके सर, थोड़ा सा और फील करा देते तो मजा आ जाता। और फील करना चाहते हो? चलिए ठीक है, थोड़ा सा फील करके देखते हैं। एक रफली एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, उसमें इस चीज को अप्लाई करते हैं, इस एप्लीकेशन को, और फिर कोरिलेट करके देखते हैं चीजों को, क्या आपको थोड़ा सा फील आए और अच्छे से क्लियर हो चीजें। लेट्स सपोज मैंने एक कार्टेशियन प्लेन लिया और मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, लेट्स से 2 + 2 आयोटा, है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अब भैया मैं इसको कोऑर्डिनेट क्या होंगे? भाई 2, 2 होंगे, जाहिर सी बात है, चेक कर लो। कोऑर्डिनेट 2, 2 होंगे, तो भाई मैं 2 यहां से चलूंगा और 2 यहां से चलूंगा, है ना, कुछ ऐसे ही चलूंगा जी सर। तो 2, 2 प्लॉट हो जाएगा। ओके, अब मैं अगर इस लेंथ को देखूं तो जाहिर सी बात है, मैं इसका मॉडुलस अगर निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा? √x² + y²। तो x की वैल्यू भी 2 है, यानी 4 और 4 8 का 2√2, भाई 2√2 आएगी। इतना सभी को पता, पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो आप, 2√2 ही आएगी भाई, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालो, जिस मर्जी से निकालो, आपको पता है 2√2 ही आएगी, चाहे आप मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मूले से निकालो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अगर मैं थोड़ी सी बात देखा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहाँ पे 45 डिग्री पॉजिटिव लेता, ठीक है, 45 डिग्री पॉजिटिव लिया और इतनी लेंथ लेता, तो क्या मैं यहाँ पे पहुंचता? इस बात को हम चेक करें। मैंने क्या लिया कि 45 डिग्री की डायरेक्शन ली है, ठीक है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। ओके, और 2√2 की लेंथ ली है। भाई मैंने क्या बोला आपको कि आपके पास दो चीजें हैं, एक तो है 2√2 और एक है 45 डिग्री, यानी π/4। तो क्या आप इन दो चीजों से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो? बात ये है। तो चलो चेक करते हैं। भाई मेरे पास यही था, है ना, मेरे पास यही था। अब मैं इससे इस पे आगे दिखाता हूं आपको, है ना। चलिए देखते हैं। तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2√2। चेक कर लो भाई, आर की वैल्यू 2√2 है। ओके, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? अभी बताया π/4 45, तो π/4 है सर। ओके, प्लस आयोटा साइन थीटा, तो साइन π/4। ओके, अब देखो 2√2 तो ऐसी रहा, cos π/4 1/√2 होता है, चेक कर लो, प्लस आयोटा साइन π/4 भी 1/√2 ही होता है। अब 1/√2 है कॉमन, तो 1/√2 में से √2 बाहर आ गया, तो अंदर आ गया 1 + आयोटा, ओनली 1 + आयोटा बचेगा। देखो तो √2 से √2 कैंसिल भी हो गया। अब 2 को अंदर इंटू करा तो 2 × 2 + 2 आयोटा नहीं आ जाएगा, और ये क्या, ये तो यही आ गया। चेक करो,
मेरे ख्याल से फील आया होगा। आपने देखा मेरे पे दो चीज थी, मैंने इससे भी इसको रिप्रेजेंट करा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इस पे 45 डिग्री का एंगल बनाया और लेंथ कितनी ले ली, 2 ले ली, तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया था। और यही कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट यानी कि लोकेट कर रहा था। और उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। तो सर ये तो एक आपने कोऑर्डिनेट निकाल के दिखा दिया, भाई ये बात तो सही बोली है कि कोऑर्डिनेट है, और बेसिकली इस कोऑर्डिनेट में ये आर है और ये थीटा है ना, चेक कर लो। और इसी को हम क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पोलर कोऑर्डिनेट। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको हजम हुई होगी, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। हाँ, ओके ओके, चलिए अब थोड़ा सा इसको ना समराइज करते हैं। आप बिफोर दैट थोड़ा बहुत जितना भी आपने नोट करना है अपने हिसाब से उतना नोट कीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा रफ करके समराइज करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। देखो आपने पोलर रिप्रेजेंटेशन तो सीख लिया, अब समय हो चुका है इसके अंदर की डिटेल सीखने का, है। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी बात लिख सकते हैं कि वेयर, यहाँ पे जो आर है वो क्या है बेटा, वो कुछ और नहीं मॉड्यूलस ऑफ जेड है, जिसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये हमने बहुत अच्छे सीखा है। ओके, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और मिसिंग चीज है, वो है थीटा। भाई क्योंकि आपने पोलर कोऑर्डिनेट क्या देखे थे, पोलर कोऑर्डिनेट क्या बताया था मैंने आपको, बताओ? आपको पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा ही तो बताया था। तो आर और थीटा तो मेन है, तो आर और थीटा तो मिसिंग है, तो आर तो हमें मिल गया। अब थीटा क्या होता है? थीटा, अब देखो यहाँ पे थीटा के बारे में थोड़ी सी दिक्कत हो गई यार। अच्छा ये क्या है? मॉड्यूलस है बेटा, वेयर आर इक्वल टू क्या है, चलो यहाँ पे लिख दो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब थीटा, तो थीटा क्या होता है? थीटा इज द आर्ग्यूमेंट, और एम्पलीट्यूड भी कहते हैं इसको, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और सिंपली इन शॉर्ट आर्ग ऑफ थीटा भी, सॉरी आर्ग, ARG, आर्ग ऑफ जेड भी कह सकते हैं, है ना। ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंपली रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं आपको। ओके, अब मैंने आर निकालना तो सीख लिया, लेकिन ये थीटा आ गया ना, इसने मेरे को थोड़ा सा सर में दर्द कर दिया बेटा। अभी तक हुआ तो नहीं है, लेकिन हो सकता है सर का दर्द इसने बढ़ा दिया। क्योंकि आपने एक बात नोटिस नहीं करी शायद, अगर जिस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो उसने नोटिस की होगी कि जब हम ट्रिगो कर रहे थे ना बेटा, तो हमने देखा था कि हम जैसे कि इस पॉइंट पे आना चाह रहे थे, जैसे कि हमने इस पॉइंट को अभी आपको दिखाया भी कि आर कॉस थीटा और आर था साइन थीटा है, लेकिन मैंने इस पॉइंट पे आने के लिए एक तो ये काम कर सकता हूँ, और एक मैं पूरा चक्कर लगा के दोबारा से इस पॉइंट पे आ सकता हूँ, है ना। तो मतलब आप अगर थीटा सिर्फ इतना लेते हो यहां से लेकर यहां तक, या फिर आप ये इसमें मान लो थीटा की वैल्यू थीटा ही है, तो भैया अब थीटा कितना हो गया, अब थीटा हो गया 2 पाई प्लस थीटा। भाई 2 पाई का पूरा चक्कर प्लस हो गया ना, ऐसे भाई मैं एक चक्कर और लगा दूं तो थीटा कितना हो जाएगा, 4 पाई प्लस थीटा हो जाएगा, और ऐसे एक चक्कर और लगा दूं तो 6 पाई प्लस थीटा हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो आपने देखा कि यार थीटा तो कोई फिक्स है ही नहीं, थीटा मैं लूंगा क्या, ये समस्या तो है। क्योंकि हमें जो चाहिए वो आर थीटा चाहिए, आर हमें मिल जाएगा इजीली, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो थीटा मेरे को मिलेगा वो थीटा मैं लूं कौन सा, ये क्वेश्चन खड़ा हो गया मेरे सामने। तो इसने मेरा सरदर्द इस तरीके से कर दिया। तो अब मैं थीटा कौन सा लूं, ये था मेरे सामने क्वेश्चन। तो बेटा इसके लिए हमने, एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लूं जरा, हाँ ये वाला ठीक है, ब्लू कलर का। ओके, तो इसके लिए हमने एक कंक्लूजन निकाला कि सर क्यों ना हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लें। तो थीटा इज दी आर्ग्यूमेंट, नहीं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, यहां पे आप प्रिंसिपल वर्ड भी लिख देना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये प्रिंसिपल थीटा है। अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, एक होता है जनरल आर्ग्यूमेंट। जनरल आर्ग्यूमेंट आपने देखा जैसे कि लाइक जनरल सॉल्यूशन आपने देखे होंगे, और उसमें मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताया था। जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में बता रहा था, तो मैंने आपको वहां पे एक बाउंडेशन दी थी कि भाई आपने क्या कहते हैं 0 से लेकर के 2 पाई तक ही जाना, मतलब एक ही चक्कर की बात हो रही है। लेकिन जनरल सॉल्यूशन में आप जितने मर्जी चक्कर लगाते रहो कोई दिक्कत नहीं है ना, वहां पे कोई लिमिटिंग नहीं थी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिया। ओके, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जब हमने लिया है तो एक बात समझ में आती है कि इसकी कुछ ना कुछ रेंज है। अब इसकी रेंज क्या है पता होना चाहिए, तो इसकी रेंज मैं बताता हूं आपको। इसकी रेंज होती है वो -पाई से बड़ा होगा आपका आर्ग्यूमेंट, लेकिन पाई से छोटा होगा। आप ध्यान से देखें तो इनडायरेक्टली इन्होंने क्या एक चक्कर की ही बात की है। देखो ना, आप यहां से अगर यहां तक पहुंचोगे तो +पाई होगा, और फिर आप क्लॉकवाइज यहां से आप पहुंचोगे तो -पाई होगा। तो भाई -पाई से पाई के बीच में का मतलब क्या है, समझ में आ गई बात। 4 क्वाड्रेंट की बात हुई है, एक चक्कर की बात हुई है, यानी कि हमें इतना समझ में आ गया कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो इन दैट रेंज आने वाला है ना, ठीक है, इस रेंज के अंदर आने वाला है। ओके, अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर फिक्स नहीं है,
आप जानते हैं भाई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे भी हो सकता था, यहां पे भी हो सकता था, यहां पे भी हो सकता था और यहां पे भी हो सकता था। तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंगली अलग अलग थीटा भी हो सकता है ना सर? हो तो सकता है, तो इस बात को थोड़ा सा क्लियरिफाई कर दीजिए सर, ज्यादा बेटर। तो एक काम करते हैं, मैं आपको इस पोलर रिप्रेजेंटेशन का क्या बताता हूं बेटा, क्या बताता हूं, नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, एल्गोरिथम बताता हूं। एल्गोरिथम मतलब वर्किंग स्टेप्स बताता हूं, वर्किंग रूल्स बताता हूं, ठीक है। बट बिफोर दैट आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर मैं आपको पूरा एल्गोरिथम बताता हूं इसका कि कैसे हमने इसमें प्रोसीड करा, और फिर एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर। तो कुछ देखते हैं आगे। अब थोड़ा सा इसका एल्गोरिथम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड थीटा, यानी कि आर्गुमेंट है ना, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इस चीज को देखेंगे। तो देखो एल्गोरिथम टू फाइंड थीटा, ध्यान से देखेंगे, मैंने कुछ आपको वर्किंग रूल्स बताए हैं, इसका एल्गोरिथम बताया है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्वाड्रेंट को चेक करना है। क्वाड्रेंट किस चीज का क्वाड्रेंट? कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे लाई कर रहा है आपका, वो क्वाड्रेंट चेक करना है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर यहाँ पे होता सेकंड, यहाँ पे होता थर्ड, यहाँ पे होता फोर्थ। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन के बिहाफ पे चेक होता है भाई, अगर आपके कोऑर्डिनेट जो है वो बोथ आर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव आया तो सेकंड में जाएगा, बोथ आर नेगेटिव आया तो थर्ड में जाएगा, और x पॉजिटिव y नेगेटिव आया है तो वो फोर्थ में जाएगा। चेक कर लो, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो कोई नॉट अ बिग इशू ना, तो आप इतना जानते हैं ना, ओके। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है बेटा, इसके बाद यहाँ पे अल्फा कैलकुलेट करना है। अब ये आप कहोगे कि ये क्या है सर, तो ये बेटा कुछ और नहीं, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है ये, और किस चीज का बेटा मैं बताता हूं आपको। देखो अभी इस एक्यूट एंगल के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक्यूट एंगल फाइंड कैसे करना है। tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z का मॉड है। ये मॉड का क्या काम होता है बेटा, मॉड का ये काम होता है कि वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाता है। अंडरस्टूड है इतनी बात, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी है। अब इसके बाद एक्यूट एंगल जब हमारा अल्फा आ जाएगा तो हमने एक टेबल को रेफर करना है और उसके जरिए फिर हमने थीटा कैलकुलेट करना है। तो टेबल ये कहती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा जो होगा वो अल्फा के इक्वल ही होगा, सेकंड में तो थीटा जो है वो पाई माइनस अल्फा होगा, थर्ड में तो थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस पाई होगा, और फोर्थ में तो माइनस अल्फा होगा, है ना। ओके, अब आप कहोगे सर ये टेबल को कैसे याद रखें। देखो तो वैसे तो बहुत इजी है टेबल को याद रखना। देखो ना आप, ये अल्फा, ये माइनस अल्फा, ये पाई माइनस अल्फा, ये अल्फा माइनस पाई, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, याद हो जाती है। लेकिन आप कहोगे सर अगर समझा देते तो ज्यादा बेटर रहता, थोड़ा सा हमारी भी आसानी रहती। चलो समझते हैं है ना, समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, अब देखो इसके बाद आपने क्या करना है। इसके बाद जब आपने यार थीटा फाइंड कर लिया, जब आपने अपना आर फाइंड कर लिया, तब आपने क्या करना है, तब आपने अपने कॉम्प्लेक्स पुल फॉर्म में पुट अप कर दे रही है वैल्यू, और आपका आंसर आपके सामने। और देखो ये चीजें मैंने समराइज करके भी लिख दी है भाई। हमने क्या समराइज किया था यहाँ पे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है किस फॉर्म में, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, जो कि कोऑर्डिनेट देता है x, y, ठीक है। ओके, तो z इक्वल टू क्या होगा, इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, पोलर फॉर्म हो गई इसकी, वेयर r इक्वल टू ये होता है, ठीक है, और थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज ये बता दी, और ये आपको सिखा दिया है। ओके, अभी टेबल वाली बात थोड़ी सी बता दूं तो आप लोगों को थोड़ी सी श्योरिटी मिल जाएगी ना। तो टेबल की बात करते हैं। यार एक बात हो, इसको ही देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। यार एक बात हो, यहाँ पे थीटा और अल्फा यानी कि ये दोनों ही तो इक्वल है। अब ध्यान से देखो भाई, एक्यूट एंगल यानी कि बिलो 90 डिग्री है, ठीक है, तो इसका मतलब थीटा यही होगा और अल्फा भी यही होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आप कहो सर समझ में नहीं आया, एक काम करो सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कराते हैं, फिर समझ में आएगा जब तो दिखेगा। तो देखो हमने सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए भाई, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर समवेयर यहाँ पे है, तो इसका मतलब जो थीटा होगा वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल बनाता है, थीटा तो ये होगा, मानते हो। तो अल्फा क्या होगा सर, अल्फा बेटा ये वाला होगा ना, एक्यूट एंगल है तो अल्फा ये वाला तो होगा। हाँ, अब एक बात हो, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं तो थीटा निकाल रहा हूं। तो थीटा कैसे निकालता भाई, यहां से लेकर के यहां तक ये पाई, ये पूरा भाई, ये पूरा एंगल कितना है, पाई है, पाई में से अगर मैं अल्फा को हटा दूं तो मेरा थीटा नहीं आ जाएगा। आपको सर बात तो सही कह रहे हो, तो मैंने क्या किया, मैंने कोई गुना कर दिया, पाई में से अल्फा को ही तो घटाया, चेक कर लो भाई, पाई में से अल्फा को घटाया है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मैंने बताया था कि थीटा ही अल्फा है, अल्फा ही थीटा है। समझ में आ गई बात, उम्मीद करता हूँ समझ में तो आई होगी, थोड़ी सी सही लेकिन समझ में तो आई होगी, मुझे आप लोगों को इतना तो भरोसा है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। हाँ ये मत बोलना। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करा देते हैं, तो अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कराऊं तो मेरा थीटा जो होगा वो ये वाला होगा, मानते हो बात, मानना तो पड़ेगा यही होगा। लेकिन बेटा अगर ये ले लो तो गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप इसको देखो ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट भाई, इसने बोला है कि पाई से छोटा होता है थीटा, तो आपने तो पाई से बड़ा करा दिया थीटा। ऐसे नहीं ले सकते इसको, ऐसे नहीं ले सकते इसको, आपने ऐसे नहीं लेना है इसको, मैं रख करता हूं। तो सर फिर थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा फिर मैं बताता हूं आपको। थीटा आपका फिर इस केस में ये वाला होगा, क्लियर है, थीटा ये वाला होगा। और अल्फा क्या होगा, तो अल्फा तो एक्यूट एंगल है, तो अल्फा ये वाला होगा, है ना। अब बात ये आती है कि मैं यहां से क्लॉकवाइज क्यों, क्लॉकवाइज कोई एंगल बनता है तो नेगेटिव एंगल बनता है, मानते हो ये बात,
सर मानना पड़ेगा तो क्लॉकवाइज नेगेटिव बनता है, तो इसका मतलब यहाँ से जो भी एंगल बन रहा होगा वो माइनस में बन रहा होगा, मानते हो? हाँ, तो मैंने माइनस लगा दिया। अब बात ये आती है कि अगर मेरे को थीटा निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ थीटा? तो यार एक बात हो, अगर मैं पाई में से अल्फा को घटा दूं फिर से तो थीटा नहीं निकलेगा? आपको सर निकलेगा तो सही। तो अब ब्रैकेट ओपन कर तो अल्फा जो है वो पॉजिटिव हो गया और पाई जो है वो नेगेटिव हो गया, मानते हो? तो बेटा मैंने क्या गुना कर दिया, अल्फा माइनस पाई तो लिखा है, चेक कर लो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। हाँ सर बात सही कह रहे हो आप, ओके बिल्कुल ओके। अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो बेटा आपका थीटा यही होता और एक्यूट एंगल अल्फा भी यही होता, चेक कर लो। बस फर्क इतना है कि क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव एंगल मिलेगा। तो भैया मैंने थीटा कोई तो माइनस अल्फा लिखा है, कुछ गुना करा है नहीं ना? बात समझ में आ गई। अब ये बात बहुत अच्छे से समझने के लिए, यही बात को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल करने वाले हैं, है ना? तो इसको थोड़ा छोटा कर दे बेटा, है ना? थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगा ना, इसलिए इतना स्पेस मेरे लिए इनफ है और मैं इतने स्पेस में आपको समझा दूंगा। ओके दैट्स इट। चलिए इधर समझते हैं एक एग्जांपल। तो एनसीईआरटी का वेरी फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं और उससे समझेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे। तो एग्जांपल नंबर 7 है वेरी फर्स्ट जो है, और जो कि पेज नंबर 107 एनसीईआरटी है। तो एग्जांपल नंबर 7 पेज नंबर 107 एनसीईआरटी। ओके अच्छा, इधर थोड़ा सा बॉर्डर बना देते हैं, ओके, जिससे कि थोड़ा डिफरेंस होता होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। ओके तो क्वेश्चन में क्या लिखा देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कहता है रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू i सॉरी 1 z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा √3 आई थिंक सो, हाँ जी √3। और कहता है इन द पोलर फॉर्म, यानी कि आपने रिप्रेजेंट करना है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में, है ना? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके तो चलिए भाई क्या करें, लेट कर लें। ओके let the polar form of z या of यहां पे लिख दो z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आपको सर बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, पर इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूं फिलहाल। ओके तो यही होती तो यही है। अब इसमें दो मिसिंग वैल्यू होती है मेरे पास, एक आर और एक थीटा। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि एक आर और एक थीटा, ये दो चीजें चाहिए, आपका आंसर आ गया, है ना? तो आर निकालना बहुत इजी, वेरी सिंपल। तो सबसे पहले मैं आर कैलकुलेट कर लेता हूं। तो आर इक्वल टू क्या होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई क्या है, एक्स वाई कुछ और नहीं, कोऑर्डिनेट्स है। क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट्स है। तो कोऑर्डिनेट्स है, अब कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, 1 है और ये √3 है, और इन दोनों को सॉल्व करके 2 आगे चेक कर लो भाई। देखो ना 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। ओके तो ये आर आ गया आपका। ओके तो अब किसी बच्चे को ये डाउट हो सकता है कि सर प्लस माइनस में क्यों नहीं लिया, रूट से बाहर हम कोई वैल्यू लेते तो प्लस माइनस में लेते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा ओपी क्या है, ओपी इज द डिस्टेंस। ओपी एक मैग्नीट्यूड है, एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव रखा है। ओके चलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब थीटा के लिए बात करते हैं। तो थीटा के लिए मैंने आपको थोड़ी सी राम कहानी दी है। तो थीटा के लिए मैंने आपको सबसे पहले बोला क्वाड्रेंट को चेक करो। तो क्वाड्रेंट को अगर मैं चेक करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाई लिख दो सिंस z लाइज, या फिर ये बात हम ना बाद में लिखेंगे, है ना? हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाई मैंने क्वाड्रेंट को चेक करने को कहा है, तो आपने चेक तो कर लिया ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ सर कर दिया। तो आप एक्यूट एंगल निकालो अल्फा। तो अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, दैट्स इट। ओके तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट, z का इमेजिनरी पार्ट क्या है, √3 चेक कर लो, और रियल पार्ट क्या 1 है, और मॉड हटाने से अगर अंदर नेगेटिव होता तो वो पॉजिटिव बन जाता है ना। अंडरस्टूड ये बात? तो tan इनवर्स इक्वल टू भाई √3 आएगा, चलो लिख देता हूं √3 ही आएगा। ओके अब हमें ये पता होना चाहिए कि tan जो है √3 कब होता है ना? ये वैल्यू tan कहां पे होती है, तो हमें पता है π/3 पे होती है, 60 डिग्री पे होती है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स, इसकी जगह खाली tan π/3। मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं लिखा भाई, tan 60 इक्वल टू √3 होता है। अब इससे ये कट गया, लेकिन कभी काट के शो मत करना, गलत हो जाए टीचर नंबर काट लेगा। तो समझ लो कि कट गया, तो क्या बचा बेटा, π/3 बचा, जो कि आपका अल्फा है ना? जो कि आपका क्या है, अल्फा है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब अल्फा तो आ गया। अब अल्फा आने के बाद क्या होता है सर,
अल्फा आने के बाद हम टेबल को रेफर करते हैं, और टेबल के अकॉर्डिंग अगर हमारा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और यहां पे लिख दो, अब लिख दो ना ये वाली बात, सिंस z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ आर्गन प्लेन, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आर्गन प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू अल्फा होगा, है ना, और थीटा इक्वल टू अल्फा की वैल्यू पाई बाय 3 है। तो आपका थीटा आ गया, चेक कर लो। अच्छा, अब थीटा आ गया भाई, दो चीजें मिसिंग थी, दोनों ही आ चुकी हैं, तो अब हमने क्या करना है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 में आएंगे और अपना आंसर लिखेंगे, है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ओके, जो कि है z इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब एक काम करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, है ना। तो z इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है चेक करो, 2 है, और कॉस थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 है, प्लस आयोटा आर साइन थीटा यानी कि पाई बाय 3, और यही तो आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर किसी बच्चे को ये डाउट है कि सर दिस विल बी इक्वल टू दिस, तो मैंने ये बात तो आपको शुरू में बता दी थी कि यस दिस विल बी इक्वल टू दिस। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता तो cos पाई बाय 3 कितना होता है भाई, पाई बाय 3 60 डिग्री होता है, मानते हो, ध्यान देना 2 मिनट के लिए, 60 डिग्री पे 1/2 होता है cos, आयोटा साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है, मैंने वैल्यू डाल दी और बाहर 2 एज इट इज। अब मैं जब 2 से अंदर इंटू करूंगा या फिर 2 बाहर कॉमन ले लिया तो 2 से 2 कट गया, तो अंदर क्या रह गया 1 प्लस आयोटा √3 रह गया, और देखो 2 से 2 कट गया, यही तो था कॉम्प्लेक्स नंबर, चेक कर लो। बिल्कुल यही था, इसको हटा दो, लेकिन ये काम मत करना, ये तो सिर्फ चेक करने के पर्पज से आप कर सकते हो, है ना। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपका आंसर सही आया या फिर नहीं आया तो आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट मैं अभी इसी क्वेश्चन को अलग अलग डिफरेंट क्वाड्रेंट में लाई करा के कराने वाला हूं, तो आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फटाफट से देखेंगे। फिर उसके बाद देखो बेटा, जैसे कि मैंने बताया कि मैं इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाके लाई कराऊंगा, और फिर आप ध्यान से इस चीज को समझेंगे। तो बस थोड़ा सा ना फील करना है, तो मैं क्योंकि इसी के अंदर बताने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से, बहुत ध्यान से समझेंगे इन चीजों को। तो देखिए, अगर मान लो कि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि यहाँ पे तो x नेगेटिव y पॉजिटिव होता, मानते हो, तो x नेगेटिव होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो ये सॉरी ये वाला माइनस हो जाता, मानते हो, लेकिन इसका आंसर ये 2 ही आता, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो जाता और √3 का 3, तो ये 2 ही आता, अंडरस्टूड है। तो अब यहाँ से रियल पार्ट -1 हो जाता, चेक कर लो, तो ये बेटा नेगेटिव आता। अब ये नेगेटिव कैसे आता, ये नेगेटिव आता मॉड के अंदर, मानते हो बात, और मॉड से बाहर निकलता तो पॉजिटिव ही होता भाई। अगर ये मॉड से बाहर निकलता तो पॉजिटिव भी आता आंसर, तो मैं इसको डायरेक्टली पॉजिटिव लिख दूं, क्योंकि मॉड तो हमने वो ऊपर वाले स्टेप में हटा दिया ना, तो इसको पॉजिटिव लिख देते डायरेक्ट। ओके, तो अब ये तो यही आता, यहां तक भी कोई डाउट नहीं। अब सिंस z लाइज इन, आप क्या लिखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट की सेकंड लिखते हैं कि सेकंड में लाई कर रहा है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपका थीटा क्या होता, थीटा होता पाई माइनस अल्फा। तो आपकी पाई तो पाई है, अल्फा की वैल्यू पाई बाय 3 है, तो 3 पाई यानी कि 2 पाई बाय 3 आ जाता, चेक कर लो। तो आपका थीटा कितना आता है बेटा, 2 पाई बाय 3 आता, और 2 पाई बाय 3 को आप यहाँ पे बस पुट कर देते, आर तो सेम ही है, तो आंसर आपका क्या आता है, 2 cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3, बस इतना सा। और देखो कितना इजी था, कितनी जल्दी हो भी गया। अच्छे समझ में आया जी सर, बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी को मैं थर्ड क्वाड्रेंट में ले आता हूँ, जब थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाऊंगा तो बेटा ये भी नेगेटिव करा दूंगा भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों नेगेटिव होते हैं, तो अब जब ये भी नेगेटिव है तो यहाँ पे भी माइनस, लेकिन इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये प्लस के 2 आने वाला है। अब ये भी नेगेटिव से नेगेटिव वैसे कट गया, तो ये पॉजिटिव आया, तो इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं था, ये भी सेम में आ गया। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो बेटा क्या होता है, अल्फा माइनस पाई होता है भाई, अल्फा माइनस पाई होता है, चेक करो, अल्फा माइनस पाई होता है जी बिल्कुल। तो अल्फा माइनस पाई करा दें, अल्फा यानी कि पाई बाय 3 और माइनस पाई, तो देखो चेक करें, 3 पाई और माइनस पाई यानी कि माइनस का 2 पाई बाय 3, चेक कर लो, माइनस का 2 पाई बाय 3 आ रहा है, हाँ जी, तो बस यहाँ पे -2 पाई बाय 3 आ रहा था। ओके, समझ में तो आ रहा होगा, है ना। ओके, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो क्या होता, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो x पॉजिटिव होता, यानी कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है। ओके, तो ये होता कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बेटा ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे जब हम करते तो इसमें पॉजिटिव क्या है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये माइनस का माइनस ही रहता, तो अब ये माइनस मॉड हटाने से हट जाता है ना, मॉड की वजह से माइनस हट जाता। अब इसके बाद √3 कितने पे होता है, 10 पाई बाय 3 पे, तो पाई बाय 3 इस पे कोई इफेक्ट नहीं था। अब जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसको देखूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या होता बेटा, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होता, चेक कर लो भाई, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होता,
तो माइनस अल्फा होता, तो ये माइनस पाई बाय 3 आता, तो बस यहाँ पे माइनस पाई बाय 3 आता। तो देखो चारों क्वाड्रेंट के हिसाब से मैंने आपको कोशिश की है समझाने की, और उम्मीद करता हूँ कि समझ में भी आया होगा। देखो ऐसा कुछ नहीं था कि समझ में ना आए, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। फिर मेरे ख्याल से इसका एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8। हाँ, उसके बाद एक्सरसाइज का इंट्रो खत्म हो जाएगा, फिर एक्सरसाइज है। चलिए फटाफट से उसको देखते हैं। चलो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, जो कि सेम पेज 107 एनसीईआरटी है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर -16 अपॉन में 1 प्लस आयोटा रूट 3 इनटू पोलर फॉर्म। तो हमने सिंपली कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। ओके चलिए पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको बेटा लेट कर लें, जेड से सर कर लो। तो अब इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन को भी लेट कर लेते हैं। लेट द पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू, भाई क्या होगा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। इसको फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं और इसके कंपैरेटिवली 7th एग्जांपल को ध्यान से देखूं, तो बेटा मेरे को एक बात समझ में आती है कि वो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में था, दैट इज a प्लस आयोटा b, और ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, क्योंकि इसका आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो मैं इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूं, उसके बाद आगे की बात करूंगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस टाइप की प्रॉब्लम में हमने क्या सीखा है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दो ऊपर नीचे, है ना। चलिए ठीक है, तो देखते हैं भाई z इक्वल टू -16 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3, और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3। चेक कर लो भाई, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और बोथ साइड मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, है ना। ओके, तो z इक्वल टू आप क्या देख रहे हैं बेटा, -16 फिलहाल एज इट इज रहने दो, और 1 माइनस आयोटा रूट 3 एज इट इज, अपॉन में क्या है a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो z इक्वल टू चेक करेंगे भाई, -16 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन भाई 1, और देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -3 करो तो +3 आएगी, और +3 आएगी तो बेटा इसको 4 लिख ले, 1 और 3 को, तो इसको 4 लिख लेते हैं। 4 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, और z इक्वल टू कितना आ गया, z इक्वल टू आ गया, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो -4 प्लस आयोटा 4 रूट 3। चेक कर लो, ओके इतना आ गया। यानी कि अब मेरा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब मेरे को इसमें क्या कहते हैं उसको, वर्किंग स्टेप अप्लाई करने चाहिए पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं बेटा, r निकालता हूं, r दैट इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो चलिए r निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू -4 है प्लस वाई की वैल्यू 4 रूट 3 है। चेक कर लो, तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 का 16 इंटू 3 करो 48 आता है। चेक कर लो, 48 आता है ना, तो इन दोनों को 64 आ गया। चेक करो, 8 6 14, 14 का 4 कैरी ओवर 5 6, है ना। ओके, तो 64 का 8, तो आपका r आ चुका है ना। r आने के बाद हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हमारा माइनस प्लस, तो x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव कहां पे होती है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। चेक कर लो, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, एक्यूट एंगल दैट इज थीटा कैलकुलेट करते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए इसके आगे देखेंगे, इसके आगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की बात करें तो 4 रूट 3 है। चेक कर लो, 4 रूट 3, ओके, अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z आपका -4 है ना, -4। ओके, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया बेटा, रूट 3 अपॉन में -1, और रूट 3 अपॉन में 1 का मतलब रूट 3 ही होता है, और माइनस अगर है तो वो मॉड से प्लस हो जाएगा, है ना, मॉडुलस फंक्शन से वो प्लस हो जाएगा। सो अल्फा इक्वल टू व्हाट, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट रूट 3 नेगेटिव, बट मॉड से वो पॉजिटिव हो गया, तो खाली रूट 3 बचा है। और रूट 3 अब हम ये देखेंगे कि tan रूट 3 कब होता है, तो tan रूट 3 बेटा कहीं और नहीं, π/3 पे होता है, 60 पे। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ओके, तो अल्फा इक्वल टू π/3 आ गया, है ना। एक्यूट एंगल तो आपका आ गया, लेकिन एक्यूट एंगल से काम नहीं चलता, हमें तो थीटा निकालना होता है ना। चलिए अब हम टेबल को रेफर करने वाले हैं, तो एक बात लिखते हैं, सिंस
since z lies in second quadrant भाई हमें ये पता है कि जो z है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है भाई, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड में होता है ना। ओके अच्छा, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग थीटा क्या होता है, पाई माइनस अल्फा। सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू पाई बाय 3 है, तो थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 3। अब जब थीटा आ गया, आर भी आ गया है, आर का है, हो गया ये रहा, तो फिर तो पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने इक्वेशन नंबर 1 में दोनों को पुट करना है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 इज z इक्वल टू आर, आर की वैल्यू 8 विद इन ब्रैकेट cos थीटा, और थीटा इज 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा आर साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू सेम 2 पाई बाय। ओके, तो फाइनली वी गॉट द आंसर। ओके, तो भैया हमने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहा होगा, बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए ठीक है, आप पहले मैं साइड जाता हूं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इस एग्जांपल के साथ, हाँ जी बिल्कुल लास्ट एग्जांपल था, आपकी एक्सरसाइज का इंट्रो दैट इज 5.2 का इंट्रो कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूं कि आपको इंट्रो बहुत अच्छे समझ में भी आया होगा। आप इस इंट्रो के बिहाफ पे, हाँ एक बात और मैंने वैसे बहुत बार बता दी है कि जब पोलर फॉर्म होते हैं, पोलर फॉर्म यही है, इस पोलर फॉर्म में आर को कहते हैं बेटा मॉड्यूलस, और थीटा को कहते हैं एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट। तो कई बार क्वेश्चन में है ना आपसे पोलर फॉर्म ना बोल के सिर्फ बोल देता है कि मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करो, तो इसका मतलब आपने आर और थीटा निकालना है ना सिंपली। तो अंडरस्टूड है इतनी बात ना, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब आप इस इंट्रो के बिहाफ पे इजीली एक्सरसाइज 5.2 कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर भी लेंगे। अगर कहीं पे डाउट आता है तो आप वीडियो को रेफर कर सकते हैं। हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।